सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा। मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा, और ना कोई कांग्रेस वाला माफी मांगेगा। माफी नरेंद्र मोदी को माननी है। मर जाऊंगा लेकिन माफ़ी नहीं मांगूंगा, ये शब्द मेरे नहीं, राहुल गांधी के। राहुल गांधी खुले मन से, हालांकि ये पुराना वीडियो दर्शकों मैं आपको सुनाऊंगा, और कोर्ट में मामला चल रहा है, अब जानते हैं। कल 4 अगस्त है, कल आप जानते हैं कि कल भी सुनवाई है। कल क्या मोदी सरनेम मामले में उन्हें जीत मिलेगा या हार, लेकिन राहुल गांधी पहले तीखे अंदाज में कैसे कह रहे हैं कि मर जाऊंगा लेकिन माफ़ी नहीं मांगो, उसको सुनिए। मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा। मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा, और ना कोई कांग्रेस वाला माफी मांगेगा। माफी नरेंद्र मोदी को माननी है। नरेंद्र मोदी को देश से माफी मांगनी है, और उनके जो असिस्टेंट है अमित शाह, उनको देश से माफी मांगनी है। राहुल जी, बीजेपी के लोग बार बार ये बात कहते हैं कि आपने जब विदेश में जाके भाषण दिया तो उन्होंने कहा माफी मांग लेते। अभी कहा कि कोर्ट में आपसे कहा कि आप माफी मांग लेते। तो जब ये लोग कहते हैं राहुल गांधी माफी मांग लेते, तो राहुल गांधी क्या सोचते हैं? राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। और मैंने कहा, पार्लियामेंट हाउस में कहा कि भैया मुझे बोलने दीजिए ना, एक बार तो बोलने दीजिए। 2 बार चिट्ठी लिखी, तीसरी बार मैं पर्सनली स्पीकर से जाके कहता हूं, स्पीकर सर प्लीज, आप डेमोक्रेसी के लोकतंत्र के आप प्रोटेक्टर हैं, मुझे बोलने दीजिए। मुझको आगे कहते हैं भैया मैं तो नहीं कर सकता। आप नहीं कर सकते तो कौन कर सकता है? शायद मुझे जाके मोदी जी से पूछना पड़े, वो तो करने नहीं देंगे। तो मेरा जो पॉइंट है, इस देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है। इस देश के लोग जो इनके दिल में है, हमारे दिल में है, बोल नहीं सकते हैं। इस देश के इंस्टीट्यूशंस पर आक्रमण हो रहा है, और उस आक्रमण का मैकेनिज्म क्या है? उस आक्रमण का मैकेनिज्म नरेंद्र मोदी जी और अदानी जी का रिश्ता है। सुना आपने? एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, और इस रिपोर्ट के माध्यम से आपको बताएंगे कि कैसे उनके वकील खुद कह रहे हैं कि राहुल गांधी की जीत होगी, राहुल गांधी को कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि अब सबूत है, और सीजीआई चंद्रचूड़ की अदालत में इनकी जीत पक्की है। उनके वकील क्या कुछ कह रहे हैं वो सुन लीजिए। मैं आपके समक्ष विनम्रता से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की, राहुल गांधी की नीति हमेशा बड़ी स्पष्ट रही है। खुले रूप से आप जितना भी कोशिश कर लो, डराने की, धमकाने की, आवाज़ को रोकने की, झूठे केसेस फाइल करने की, उससे आवाज़ दबने वाली नहीं है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो जलते हुए मुद्दे हैं इस देश के, उनके विषय में श्री राहुल गांधी बोलते रहेंगे, आवाज़ उठाते रहेंगे। मैं जानता हूं कि ये निर्णय आया है एक 2009 की बेरोज़गारी, कीमतों की बढ़ोतरी के दौरान कहे हुए कुछ शब्दों की स्पीच दौरान। आज 2019 कोलार में, 2019 कोलार में। अब इस निर्णय के बारे में मैं आपको 3-4 चीज़ें बताना चाहता हूं। मैं कहने से पहले ये आपको बता दूं कि ये करीब 170 पन्ने का है, गुजराती में है। मैं गलती नहीं करना चाहता स्पष्टता और एक्यूरेसी के विषय में। पूरी तरह से हमारे पास अभी अनुवाद भी नहीं है, लेकिन मोटा मोटा बता रहा हूँ मैं आपको, और अगर इसमें कुछ संशोधन होगा तो आपको कल परसों और बात करेंगे। नंबर 1, मानहानि के विषय में एक सिद्धांत कानून का मूल सिद्धांत है, और वो ये है कि आपको किसी स्पष्ट व्यक्ति या स्पष्ट चीज़ के विषय में मानहानि करनी चाहिए, आरोपित रूप से कम। आप मानहानि एक मोटे मोटे बड़े बड़े मुद्दे के विषय में नहीं कर सकते।
एक ऐसे विषय के बारे में जिसमें स्पष्टता नहीं है, एक व्यक्ति विशेष के विरुद्ध आक्षेप नहीं है, और अगर वो आरोप वेग हैं, ज़्यादा ब्रॉड हैं, बहुत बड़े एक हिस्से को, जनसंख्या को लेते हैं अपने आरोपों में, तो उसको मानहानि नहीं कह सकते। नंबर 2, उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण, जिस वाक्य के विषय में चुनौती दी गई है कानून द्वारा, उस वाक्य में के विषय में किसी भी उन व्यक्तियों ने कोई भी कंप्लेंट फाइल नहीं की है जिनके संबंध में वो वाक्य कहा गया है। जो भी नाम लिए गए हैं, जो भी चीज़ें कही गई हैं, उनमें से कोई व्यक्ति ने कोई कंप्लेंट फाइल नहीं की। ये भी मानहानि के कानून का एक बहुत अभिन्न अंग है कि जिसकी मानहानि हुई है उसको ही कंप्लेंट फाइल करनी होती है और उसको बताना होता है कि किस प्रकार अमुक व्यक्ति के कहने से इस व्यक्ति की मानहानि हुई। ये कंप्लेंट उनमें से किसी व्यक्ति द्वारा नहीं है। नंबर 3, जब फौजदारी मुकदमा करते हैं, जो कि किया गया इस केस में, तो एक गलत नीति, द्वेष की भावना सिद्ध करना अति आवश्यक है। कोलार की अगर आप पूरी स्पीच देखेंगे तो वो जनहित के बारे में है, राजनीति के बारे में है, कीमतों की बढ़ोतरी के बारे में है, बेरोजगारी के बारे में है। उसके दौरान अगर ये वाक्य, जिसको आज आपत्तिजनक माना गया है, जिसको भी चुनौती दी जाएगी ऊपरी अदालतों में, तो भी ये नहीं कह सकता कोई भी कि द्वेष की भावना से, बदमिजाजी से, जानबूझकर, जिसको मैलाफिडे इंटेंट कहते हैं, मैलिस कहते हैं कानून में, ये एक अनिवार्य अंग है इस आरोप का। और जब तक ये साबित नहीं होता पूरे संदर्भ से, तब तक आप नहीं कह सकते कि ये ऑफेंस बना है। ये पूरी तरह से इस केस में साबित नहीं हो सकता है क्योंकि वाक्य, संदर्भ एकदम अलग था। चौथा, और ये चीज़ें अभी जैसा मैंने कहा इसके डिटेल्स चेक करने हैं, लेकिन जो अभी उनको अभी तक तथ्य मिले हैं उसके अनुसार ये मामला काफ़ी अरसे तक एक मैजिस्ट्रेट मिस्टर एक्स के सामने था। जब वो वहाँ था तो याचक ने, कंप्लेनेंट ने बड़े कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाकर इस पूरे प्रक्रिया का स्टे ले लिया, रुकवा दिया उसको काफ़ी अरसे तक, कई महीनों तक। जब उस व्यक्ति का स्थानांतरण हुआ या वो उस ओहदे से हट गए तो ये याचिका जो ऊपरी अदालत में डाली गई थी उसको विड्रॉ कर लिया गया और ये वापस नीचे आ गई एक भिन्न मैजिस्ट्रेट के सामने, जहां अभी आपको निर्णय अब आया है। तो इसकी तारीखें, इस प्रक्रिया को भी हम गौर से देखेंगे कि एक ठीक प्रकार से ये न्यायिक प्रक्रिया हुई है कि नहीं। लेकिन प्राथमिक दृष्टि से ये चौथा मुद्दा भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। 5वां, एक प्रावधान है कानून में, उसको 202 कहते हैं। 202 विशेष रूप से बनाया गया उनके लिए कि अगर वारदात हुई कोलार में और आपने जाके त्रिवेंद्रम में कंप्लेंट फाइल कर दी, वारदात हुई कोलार में और आपने जाके श्रीनगर में कंप्लेंट फाइल कर दी, तो कोई भी मैजिस्ट्रेट उसकी शुरुआत करने से भी पहले, निर्णय तो बहुत बात की बात है, शुरुआत करने से भी पहले एक जांच करेगा कि ये पूरी तरह से आउट ऑफ जुरिस्डिक्शन है या जुरिस्डिक्शन के अंदर यानी अधिकार क्षेत्र के अंदर है कि नहीं है। 202 का इसमें सीधा उल्लंघन हुआ है। सूरत के मैजिस्ट्रेट ने जिस आसानी से इस मामले में आगे बढ़ोतरी की है और फिर निर्णय दिया है, कोलार वाले वक्तव्य के विषय में वो अत्यंत आपत्तिजनक है कानूनी रूप से और क्वेश्चनेबल है, जो कि और हम इसका विश्लेषण करेंगे। छठा, ये भी सुनने में आया है और जहाँ तक तथ्य हमारे पास हैं जिनको हम चेक करेंगे कि आप जानते हैं कि कन्विक्शन के बाद सेंटेंसिंग, दंड के लिए अलग से हियरिंग होनी पड़ती है। वो अलग से हियरिंग ज़रूर हुई, लेकिन 15-20 मिनट की हियरिंग के बाद
जो सबसे ज़्यादा सेंटेंस हो सकता है वो दिया गया 2 वर्ष का। वो प्रक्रिया भी किस हद तक सही है गलत है उसको भी देखा जाएगा। इस सब का मूल निचोड़ क्या है? मूल निचोड़ ये है कि जानबूझकर गलत केसेस को थोपकर आवाज़ को रोकना, बंद करना, डराना, धमकाना, ये प्रक्रिया ये सरकार भिन्न भिन्न रूप से कर रही है। साथ साथ इससे कहीं ज़्यादा आपत्तिजनक वक्तव्य दिन प्रतिदिन इनके द्वारा, इनके मंत्रियों द्वारा, इनके वरिष्ठ नेताओं द्वारा, इनके कार्यकर्ताओं द्वारा को अनदेखी, अनसुनी कर दिया जाता है। लेकिन इस भय से अगर वो सोचते हैं कि किसी रूप से जनहित के मुद्दों को उठाने में कांग्रेस हिचकेगी या राहुल गांधी हिचकेंगे, तो ये गलत धारणा है। जैसा मैंने कहा, ये एक पहला निर्णय है, सबसे निचले दर्जे का निर्णय है, जो कि हमारी न्यायिक हायरार्की में सबसे निचला दर्जा होता है मैजिस्ट्रेट का। इसके बाद सेशंस कोर्ट ले जाएंगे इसको, और उसके ऊपर भी कई अदालतें हैं। ये गलत निर्णय है, कानून में इसका समर्थन नहीं किया जा सकता, और हम आश्वस्त हैं कि जल्द से जल्द इस विषय में हमारे पास एक सकारात्मक निर्णय आएगा। दोनों तस्वीर देख लिया आपने। दोनों तस्वीरों को देखकर अब लग रहा है कि राहुल गांधी की जीत तय है, राहुल गांधी की जीत पक्की है, राहुल गांधी को कोई बचा नहीं, कोई भी अब हरा नहीं सकता। पूर्णेश मोदी को नोटिस भी मिला, और कल अब लोगों की निगाहें राहुल गांधी की सदस्यता पर रहेगी, कोर्ट पर रहेगा कि आखिर कल उनके मामले में क्या होता है। हालांकि उन्होंने सबूत दे दिए हैं, हालांकि उन्होंने जवाब अपना दे दिया है, और इसीलिए अब ये वीडियो सब वायरल होने शुरू हो गए जो हमने आपको दिखाया। अब क्या लगता है दर्शकों कि कल क्या होगा? राहुल गांधी की जीत, बेल या जेल? राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे 24 का? क्या राहुल गांधी मोदी जी को टक्कर दे पाएंगे? ये तमाम चीज़ें सदस्यता पर टिकी हुई हैं, इसलिए मैंने आपसे सोचा पूछ लूँ। हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। देश दुनिया के बड़ी खबरों के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।